Hello everyone, welcome to Knowledge of Law. We will discuss to Hindu Marriage Act 1955. गाइस, अब तक हमने सेक्शन 1 से लेकर 18 तक कंप्लीट कर चुके हैं, डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने उन वीडियो को वॉच किया वेल एंड गुड, अगर आपने उन वीडियो को वॉच नहीं किया तो प्लीज पहले आप उन वीडियो को वॉच कर लीजिए, देन आप इस वीडियो को इजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे बिकॉज ईच एंड एवरी सेक्शन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। दैट आर रीजन। नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर 5। गाइज, आज का जो हमारा हिंदू लॉ का लेक्चर है इसमें हम चैप्टर 5 को डिस्कस करेंगे जो डील करता है यूरिस्डिक्शन एंड प्रोसीजर। यूरिस्डिक्शन का मीनिंग ये होता है जो भी आपके मैट्रिमोनियल केस होते हैं उनको जिस भी एरिया में आप रहते हो उस लोकल एरिया का जो डिस्ट्रिक्ट होता है उस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उस लोकल एरिया की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उस हिसाब से उस लोकल एरिया का जिस भी एरिया में गाइस आप रहते हो उस एरिया के हिसाब से जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसे बोलते हैं यूरिस्डिक्शन। बिकॉज जब भी आप सूट फाइल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका कोर्ट आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है। और चैप्टर 5 में बात की गई है यूरिस्डिक्शन एंड प्रोसीजर। मींस इसमें यूरिस्डिक्शन बताई गई है, कौन कौन से कोर्ट में कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका केस जाएगा एंड इसका क्या प्रोसीजर है। और ये सारे जो प्रोसीजर है ये बताए गए हैं सेक्शन 19 टू 28 में। अब हम स्टार्ट करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट सेक्शन 19। गाइस, जो हमारा सेक्शन 19 है वो डील करता है कोर्ट टू विच पिटीशन शैल बी प्रेजेंटेड। मींस जब भी आप सूट फाइल करना चाहते हैं किसी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो पिटीशन है वो कौन सी कोर्ट में जाएगी। एवरी पिटीशन अंडर दिस एक्ट, कोई भी आपकी पिटीशन है वो इस एक्ट के अंडर जब आप प्रेजेंट करेंगे वो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगी। जो भी आपका लोकल एरिया है, लोकल लिमिट है, जहां पर भी गाइस आप रहते हैं उस एरिया की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपकी पिटीशन जाएगी आपके सिविल यूरिस्डिक्शन के रिगार्डिंग। सिविल यूरिस्डिक्शन मींस जहां पर आप रहते हो उसके हिसाब से आपका जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उस डिस्ट्रिक्ट की जो कोर्ट होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसमें आप पिटीशन लगा सकते हो। अब हम बात करते हैं मैट्रिमोनियल केसेस की कि कौन से ग्राउंड के ऊपर हमारी पिटीशन जाएगी। गाइस, चाहे हमारा सेक्शन 9 है, 10 है, चाहे 13 है, इसकी जब भी पिटीशन आप लगाओ तो आप जिस भी लोकल एरिया में रहते हो उस लोकल एरिया की जो भी आपका लोकल एरिया है उस लोकल एरिया की आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें आप अपनी पिटीशन लगा सकते हो। अब हम बात करते हैं यूरिस्डिक्शन की। जब भी हम पिटीशन लगाएं, यूरिस्डिक्शन फॉर फाइलिंग पिटीशन, जब आप अपनी पिटीशन को फाइलिंग करते हो तब जब भी आपकी जो भी पिटीशन होती है फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गाइस बहुत सारी कोर्ट होती हैं, अलग अलग कोर्ट होती हैं जो डिफरेंट केसेस को डील करती हैं। तो जो आपका मैट्रिमोनियल केस होते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके फैमिली कोर्ट में जाते हैं। तो गाइस, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी जहां पर आप रहते हो लोकल एरिया में, लोकल जो आपकी लोकल एरिया की लिमिट होगी उसके हिसाब से आपका डिस्ट्रिक्ट होगा। उस डिस्ट्रिक्ट की जो कोर्ट होगी जो आपके डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करती है उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब हम बात करते हैं जब भी कोई डिस्प्यूट होता है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच, फर्स्ट ऑफ ऑल जहां पर उनकी मैरिज सॉल्मेनाइज्ड होती है, मैरिज वाज सॉल्मेनाइज्ड। एग्जांपल देखते हैं, ये हस्बैंड है एंड ये वाइफ है, दोनों में आफ्टर मैरिज कुछ डिस्प्यूट होते हैं। ये है मान लीजिए कपूरथले का और जो वाइफ है ये है मान लीजिए अमृतसर की। जो इनकी मैरिज हुई थी ये हुई थी जलंधर में। तो गाइस, जलंधर में भी अपनी पिटीशन लगा सकते हैं, इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि जब भी पिटीशनर पिटीशन लगाएगा जहां पर रिस्पोंडेंट रहता है, मान लीजिए जो वाइफ है उसने क्रूरलिटी की एंड वो अलग जाके रहना स्टार्ट कर देती है, जो हस्बैंड है वो वहां पर पिटीशन लगाएगा, यहाँ पर वाइफ रहती है, रिस्पोंडेंट जहां पर रहता है वहां पर भी पिटीशन लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, जहां पर आफ्टर मैरिज, गाइस मान लीजिए एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए इनकी मैरिज होगी हस्बैंड एंड वाइफ की, उसके बाद आफ्टर मैरिज ये था करतारपुर का और जो वाइफ है ये है मान लीजिए अमृतसर की, एंड देन ये स्टार्ट कर देते हैं रहना लुधियाने में जाकर। और दोनों बिकॉज जो लड़का था उसकी जॉब जो थी वो लुधियाना में थी, तो जो लड़का है वो अपनी वाइफ को अपने साथ ले गया। अब दोनों में कुछ डिस्प्यूट हो जाता है आफ्टर सम टाइम, तो उसके बाद इन दोनों के पास राइट है कि ये अपनी जो पिटीशन है ये लुधियाना में लगा सकते हैं जहां पर आफ्टर मैरिज एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहते हैं। अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करें,
गाइस यहाँ पर ये पॉइंट जो है ये मोस्टली वाइफ के लिए है। जहां पर वाइफ रहती है वहां पर भी पिटीशन लगा सकती है। इसमें लिखा है कि इन केस वाइफ इज द पिटिशनर, अगर इन केस वाइफ पिटिशनर है, वाइफ पिटीशन लगाना चाहती है तो यहाँ पर वो रहती है, उसी डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट में वो अपनी पिटीशन लगा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बात करता है कि जब आपका पार्टनर, दोनों में से कोई भी पार्टी, इधर पार्टी अगर कहीं चली जाती है और लास्ट 7 ईयर्स से उसके बारे में आपके किसी भी नियर ने या आपके किसी भी रिलेटिव को कोई उसके बारे में नॉलेज नहीं है, कोई उसके बारे में नहीं जानता, तो गाइस वहां पर क्या है कि जहां पर आप रहते हो वहीं पर आप अपने लोकल एरिया की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिटीशन लगा सकते हो। गाइस जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो ना तब आपके लिए ये चीजें बहुत मायने रखती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जब आप जूनियर होते हो, जूनियरशिप आप करते हो, जब भी आप जाते हो कोर्ट में तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जूनियरशिप करते हो, तो गाइस तब क्या होता है कि आपके पास छोटे छोटे जो डिस्प्यूट आते हैं, तो इसके साथ ही आपके पास कई बार क्या होता है कि मैट्रिमोनियल केस आते हैं, तो कई बार हमें पता नहीं चलता कि हमारा यूरिसडिक्शन क्या है। तो इसलिए अगर आपके पास कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं, हम ट्राई करेंगे कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट अगर हम सेक्शन की बात करें जो डील करता है सेक्शन 20, जो डील करता है कंटेंट्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ पिटिशनर। गाइस इसका मीनिंग ये है कि जो हमारी पिटीशन है उसके कंटेंट को लेकर वेरिफिकेशन की बात की गई है। इसके 2 क्लोज हैं। फर्स्ट क्लोज की अगर हम बात करें, जो भी पिटीशन होगी उसमें जो भी आपके फैक्ट्स हैं, गाइस हम आपको अपनी लैंग्वेज में बता देते हैं। जब कोई पार्टी है वो अपने लॉयर के पास जाती है, जो फैक्ट्स हैं वो बताती है, जो आप पिटीशन लगाते हो वो कोर्ट में एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए कि कोर्ट आपकी पिटीशन को देखते ही अंडरस्टैंड कर जाए कि आपने क्या रिलीफ मांगा है एंड क्या आपने क्लेम किया है, उसे अंडरस्टैंड हो जाए। ये नहीं कि आपने उसमें कुछ पिटीशन में अलग लिखा है एंड आप ग्राउंड अलग बता रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें एक्सेप्ट क्या किया है अंडर सेक्शन 11, जो सेक्शन 11 है हिंदू मैरिज एक्ट का, वो वॉइड मैरिज है। मीनिंग ये है कि जो वॉइड मैरिज है वो स्टार्टिंग से ही शून्य है। जो मैरिज शून्य है तो गाइस उसे तो फिर हम उसे डिवोर्स ही क्या लेना। तो इस सेक्शन को छोड़कर आप इनके जो भी आप अदर पिटीशन लगाते हो उनका जो भी मैटर है वो क्लियर होना चाहिए, उनके फैक्ट जो है वो एकदम क्लियर होने चाहिए। इसके बाद बताया गया है कि जो भी पार्टीज है, जो पिटिशनर है एंड जो अदर पार्टी है रिस्पोंडेंट है, उन दोनों की कंसेंट के साथ मैटर नहीं होना चाहिए। अगर हम कंसेंट की बात करें तो गाइस हमारा जो सेक्शन 13 है उसमें म्यूचुअल कंसेंट की प्रोविजन देगी है, सिर्फ उससे छोड़कर वो तो आप दोनों की म्यूचुअल कंसेंट जाती ही है। बट अगर हम बात करें यहाँ पर डिवोर्स की, जुडिशियल सेपरेशन की होगी, जहाँ जो फिर हमारा सेक्शन 13 है उसमें जो भी ग्राउंड्स दी गई हैं, अगर आप उन ग्राउंड के बेस के ऊपर भी अपना केस लगाते हो, पिटीशन लगाते हो, तो गाइस आप दोनों पार्टीज की, हस्बैंड एंड वाइफ की, दोनों आप मिले भुगत के साथ नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल हम यहाँ पर आपको देते हैं कि जैसे मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जो होती है उनके ऊपर जो हमारा हिंदू लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं करता, बिकॉज जो हमारा हिंदू लॉ है इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन है कि कौन सी कंडीशंस मैरिज में फुलफिल होनी चाहिए। आई होप अब आपको इजिली अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब हम सेकंड क्लॉज की बात करते हैं। गाइस इसमें बात की गई है स्टेटमेंट्स की, जो भी पिटीशन लॉयर बनाता है, जो पिटीशन होती है इस एक्ट के अंडर, तो गाइस उसमें जो भी फैक्ट्स होते हैं, उसे जो कंटेंट होता है, उसे जो पिटिशनर होता है उसे एक बार पढ़ लेना चाहिए। अगर तो वो वेल एजुकेटेड है, उसे मतलब मीनिंग ये है कि अगर वो पढ़ सकता है तो वो पढ़ सकता है। अगर वो नहीं पढ़ना जानता तो गाइस वो अपने लॉयर से या फिर किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से उस चीज को, उस पिटीशन को एक बार सुन सकता है। आफ्टर लिसनिंग ही उसे सिग्नेचर वेरीफाई करना चाहिए। इसके बाद इसमें यह लिखा है कि सम अदर कॉम्पिटेंट पर्सन, जो अदर रिक्वायरमेंट्स हैं पिटीशन को लेकर, जैसे कि प्लेन के साथ बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती हैं, जो आपकी कोर्ट प्रोसीडिंग होती है, चाहे इसके साथ अपनी एविडेंस तो करवानी होती है, बहुत सारी और भी और प्रोसीडिंग्स होती हैं आपकी एक पिटीशन के साथ, तो उसे या तो फिर आपका लॉयर या फिर कोई कॉम्पिटेंट पर्सन उसे कर सकता है और उसे वेरीफाई कर सकता है। तो आई होप आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। तो गाइज अब हम बात करते हैं सेक्शन 21 की।
जो डील करता है एप्लीकेशन ऑफ एक्ट 5 ऑफ 908। गाइस इसमें बात यह की गई है, नाम से आपको पता चल रहा होगा कि एप्लीकेशन ऑफ एक्ट 5 ऑफ 908, ये तो बात हो रही है सीपीसी की। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट गाइस, हम यहाँ पर सीपीसी की ही बात कर रहे हैं। गाइस अब आप बोलोगे कि सीपीसी की बात क्यों कर रहे हो, तो गाइस जो हमारे मैट्रिमोनियल केस होते हैं वो सीपीसी में ही इंक्लूड आते हैं, उन्हें हम सिविल सूट ही बोलते हैं, सिविल केस में ही इंक्लूड होते हैं। यहीं पर आपको भी क्लियर हो जाएगा, जो हमारे मैट्रिमोनियल केस होते हैं उसके ऊपर हमारी हाई कोर्ट की जो जजमेंट होती है वो भी एप्लीकेबल होती है। इसके साथ साथ गाइस जो हमारा सीपीसी है वो भी एप्लीकेबल होता है। गाइस इसके साथ अब ये मत बोलना कि सुप्रीम कोर्ट की भी जो जजमेंट होगी वो भी एप्लीकेबल होगी। यस गाइस वो भी होंगी, बट जो हाई कोर्ट की जजमेंट होंगी इसमें ये बताया गया है कि उसके बिहाफ के ऊपर जो भी रूल एंड रेगुलेशन बनते हैं वो लोअर कोर्ट के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, लोअर कोर्ट के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। तो अब सीपीसी भी इसके ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। सीपीसी की अगर हम बात करें तो गाइस जैसे कि हमारे जो भी प्रोसीडिंग होती है वो सिविल सूट में ही, मैट्रिमोनियल जो प्रोसीडिंग होती है वो सिविल सूट में ही इंक्लूड होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, इसे चैनल को शेयर भी कर दीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। गाइस इससे क्या होता है कि हम मोटिवेट होते हैं एंड हम आपके लिए और भी बहुत अच्छी नॉलेजफुल वीडियो लेके आते हैं। तो गाइस अगर आपने हमारा चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच। Thanks for watching. Like, share and subscribe my channel.